ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 74। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनशाओ ने मू युरू को बैठने में मदद की। युनचे उनके सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी हथेलियां धीरे से उनके पेट पर रख लीं और उनकी जिस्म की कंडीशन चेक करने लगा। मू युरू नरम आवाज में कहती है, बच्चे, मैंने तुम्हें परेशान किया, कृपया अपने आप पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। अब आगे। युनचे हल्का सा हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद ग्रेट वे ऑफ द बुधा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को हेवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ मिलाकर धीरे धीरे मू युरू के शरीर में डालता है। मू युबाई की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बिना पलक झपकाए युनचे को देखता रहता है। जब मू युरू की वेन्स पूरी तरह से जाग जाती हैं और उसके शरीर से दर्द के सिग्नल मिलने लगते हैं तो मू फैमिली का यंग पेट्रियार्क, जो पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म को हिला सकता था, एक छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछलने लगता है। अपने सामने इस चमत्कार को होते देखना नतीजा सुनने से बिल्कुल अलग अनुभव था। वो युनचे को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। वहीं दूसरी तरफ युन चिंगहोंग पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद शांत थे। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी के भाव आ जा रहे थे और वो चुपचाप युनचे को देखते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। इस बार युनचे ने सिर्फ 1 घंटे में मू युरू की सारी वेन्स को सफलतापूर्वक जगा दिया, लेकिन अपना काम पूरा करते ही वो एक बार लड़खड़ाता है और फिर पसीने से तर तर होकर फर्श पर गिर जाता है। युनशाओ उसे सहारा देने के लिए दौड़ता है। युनचे कहता है, युनशाओ, मेरे लिए एक शांत कमरे का इंतजाम करो। सीनियर युन, आंट युन, सीनियर म्यू, इस जूनियर ने अपनी सहनशीलता की सीमा से थोड़ा ज्यादा काम कर लिया है, इसलिए मुझे पहले इजाजत लेनी होगी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। यह कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म के नीचे युनचे की रिकवरी रेट का कोई मुकाबला नहीं था। जब युनचे जागा तो आसमान अंधेरा हो चुका था और उसने अपनी सारी खर्च हुई मानसिक और प्रोफाउंड शक्ति वापस पा ली थी। उसने खुद को एक छोटे मुलायम बिस्तर पर पाया। कमरा शांत और सादा था। उसने महसूस किया कि वो अब मैन हॉल के पास बने एक मेहमान कमरे में है। अपने कान खड़े करके वो दीवार के दूसरी तरफ से युन चिंगहोंग और मू युरू की धीमी बातचीत सुन सकता था। तभी दरवाजा खुला और युनशाओ अंदर आया। युनचे को जागा हुआ देखकर उसने खुशी से चिल्लाया, ब्रदर युन, आप जाग गए। इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है जिसमें ये दोनों स्वोन ब्रदर्स बन जाते हैं। इसके बाद युनचे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो, तुम्हारे मम्मी पापा के मेरिडियंस पहले ही खुल चुके हैं, इसलिए हम उनके शरीर से कोल्ड पॉइजन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दोनों मैन हॉल में गए जहां युन चिंगहोंग और मू युरू उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने युनचे और युनशाओ की स्वॉन ब्रदर वाली बात सुन ली है, जिसके साथ ही युनचे युन चिंगहोंग और मू युरू का एडॉप्टिव बेटा बन जाता है और युन चिंगहोंग और मू युरू उसके एडॉप्टिव मम्मी पापा बन जाते हैं। जिसके बाद युनचे ने मू युरू को सीधा बैठने को कहा और सिल्वर नीडल का एक बॉक्स निकाला। उसने एक हाथ में 10 नीडल पकड़ी और एक झटके में वो सभी मू युरू के कपड़ों को चीरते हुए उसके शरीर में घुस गईं। युन चिंगहोंग कुछ कह पाते इससे पहले ही उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो 10 नीडल सीधे एक प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर के 10 कोर एक्यूपॉइंट्स पर लगी थीं। युनचे के हाथ हवा में नाचते रहे और देखते ही देखते 100 से ज्यादा नीडल्स मू युरू के शरीर में उतर चुकी थीं, बिना उसे जरा सा भी दर्द महसूस हुए। इसके बाद युनचे मू युरू के पीछे बैठ गया और अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखकर धीरे धीरे अपनी प्रोफाउंड एनर्जी उसके अंदर डालने लगा। युन चिंगहोंग वहीं खड़े सांस रोके हर एक पल को देख रहे थे, यह जानने के लिए कि युनचे उस ला इलाज कोल्ड पॉइजन को कैसे निकालेगा जिसे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने नामुमकिन बता दिया था। 4 घंटे शांति से गुजर गए। अचानक उन सुइयों पर एक गहरा नीला रंग उभरने लगा, एक ऐसा रंग जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। युन चिंगहोंग की नजर उस पर जम गई। इसी पल युनचे ने अपनी आंखें खोली और कहा, यही वो कोल्ड पॉइजन है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली हटा ली और उससे एक हरे रंग की रोशनी निकली। एक पल में नीडल्स पर से वो नीला रंग पूरी तरह गायब हो गया। झरसाफ हो चुका था। मू युरू ने आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। युनचे ने नीडल्स को देखकर बताया, यह जहर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कोल्ड पॉइजन उनके शरीर में 20 साल से है। यह बहुत गहरा है। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में उनकी थोड़ी वाइटैलिटी खर्च हुई है, इसलिए वो सो गई हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर युन चिंगहोंग के दिल में जो भी शक बचा था वो पूरी तरह मिट गया। उसका दिल अब सिर्फ उम्मीद और खुशी से भरा था। युनचे भी कुछ देर तक अपनी एनर्जी रिकवर करता है। कुछ देर के बाद युनचे ने आंखें खोली और कहा, पापा, मैं महसूस कर सकता हूं कि मम्मी के दिल में कोई बहुत बड़ा बोझ है।
उनके घाव और जहर आप जितने गहरे नहीं हैं, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन आपसे ज्यादा खराब है। उनकी ये इमोशनल तकलीफ इसका एक बड़ा कारण है। ऐसी क्या बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? युन चिंग होंग एक लंबी सांस लेते हुए उसे बताना चालू करते हैं। ये बात तो पूरा इल्यूजोरी डीमन रेलम जानता है कि युन श्याओ हमारा सगा बेटा नहीं है, और ये अफवाह भी सच है कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे 25 साल पहले वो और मू युरू अपने लापता फादर को बचाने के लिए युन फैमिली के एक सीक्रेट डिवाइस का इस्तेमाल करके प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट गए थे। वहां उन्होंने माइटी हेवनली सोर्ड रीजन में घुसने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए और उन्हें भागना पड़ा। अपनी प्रोफाउंड हैंडल एबिलिटी से उन्हें पता चला कि उनके फादर जिंदा थे और ब्लू विंड नेशन के हेवनली सोर्ड विला में कैद थे। ब्लू विंड नेशन में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पास उनकी मुलाकात श्याओयिंग से हुई। श्याओयिंग अकेला ही कुछ गुंडों से एक लड़की को बचा रहा था। उसकी हिम्मत देखकर युन चिंग होंग ने उसकी मदद की। भले ही श्याओयिंग की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कम थी, पर वो नेकी से भरा हुआ था। जल्द ही दोनों की सोच मिली और वो स्वॉर्न ब्रदर्स बन गए। उस वक्त मू युरू अपनी चोटों से ठीक हो रही थी। वो लोग वहां 3 महीने रुके और इसी दौरान मू युरू अनजाने में प्रेग्नेंट हो गई। ठीक होने के बाद वो दोनों श्याओयिंग से विदा लेकर हेवनली सोर्ड विला की तरफ चल दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पहले से ही एक जाल बिछा हुआ था। हेवनली सोर्ड विला के पास पहुंचते ही उन्हें माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के एक्सपर्ट्स ने घेर लिया। वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन किसी तरह बच निकले। इसके बाद माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने उनका लगातार पीछा किया। कुछ महीनों बाद एक और ग्रुप ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने युन चिंग होंग और मू युरू को एक पॉइजन फॉर्मेशन में फंसा लिया। उनके शरीर में वही घातक जहर घुस गया जिसे अब कोल्ड पॉइजन कहते हैं, एक ऐसा जहर जिसे प्रोफाउंड एनर्जी से भी नहीं निकाला जा सकता था। उस वक्त तक मू युरू की प्रेगनेंसी साफ दिखने लगी थी। अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से उस जहर को अपने ही ऑर्गन्स में धकेल दिया। अगले 6 महीनों तक उसने दिल को चीर देने वाला दर्द रात और दिन सहा उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। एक तरफ माइटी हेवनली सोर्ड रीजन उनका पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ एक अनजान ताकत ने उन पर कोल्ड पॉइजन से हमला कर दिया। इस सब के बीच मू युरू प्रेग्नेंट थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जिससे उस बच्चे का बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। युन चिंग होंग ने आगे बताया कि कैसे उनका बच्चा इस खतरनाक दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार तब हुई जब उन्हें पता चला कि मू युरू की लाख कोशिशों के बावजूद कोल्ड पॉइजन उनके बच्चे के शरीर में घुस चुका था। बस एक ही राहत थी कि जहर हल्का था और बच्चे की जान नहीं ले सकता था। यह कहते हुए भी युन चिंग होंग के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करके एक दर्द भरी सांस लेते हुए कहते हैं, लेकिन हम उस जहर को बच्चे के शरीर से निकालने में नाकामयाब रहे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमें अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। हमने प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल करके उस कोल्ड पॉइजन को उसके कमजोर प्रोफाउंड वेन्स में फोर्स कर दिया। उसके बाद हमने लाइटनिंग प्रोफाउंड एनर्जी से उस जहर को तो नष्ट कर दिया, लेकिन उसी के साथ हमने उसके प्रोफाउंड वेन्स को भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था। इस उम्र में उसके प्रोफाउंड वेन्स को नष्ट करने का मतलब था कि वो जिंदगी भर के लिए एक अपाहिज बन जाता, लेकिन यही एक तरीका था उसकी जान बचाने का। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो शायद 7 दिन भी जिंदा नहीं रह पाता। युनचे एक हल्की आवाज में कहता है, मैं जानता हूं जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो आपकी मजबूरी जरूर समझेगा और आपको बिल्कुल दोष नहीं देगा। युन चिंग होंग अपना सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, अफसोस की बात यह है कि हमने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन आज तक हमें उसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 20 साल पहले हमने उसे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में छोड़ दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी युनचे को पहले से थी। वो शांति से युन चिंग होंग की कहानी सुनता रहा। युन चिंग होंग ने बताया कि कैसे वो लोग उम्मीद हारकर भाग रहे थे जब वो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उनके स्वॉर्न ब्रदर श्याओयिंग से हुई। उस वक्त वो दोनों मौत के करीब थे, लेकिन श्याओयिंग ने उन्हें बचाया और जीने की हिम्मत दी। युन चिंग होंग दुख से कहते हैं, यहां तक कि जब वो हमें पनाह दे रहा था उसने चुपके से अपने नवजात बेटे को हमारे बेटे से बदल दिया। ये बात हमें तब पता चली जब हम वहां से भागकर एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्याओयिंग हमारे परिवार के वंश को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। युनचे हल्के से पूछता है, तो इसका मतलब है कि आपका अपना बेटा प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में उस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रह गया और अंकल शाओ का बेटा असल में युन श्याओ है? युन चिंग होंग धीरे से सिर हिलाते हैं।
हाँ, यही स्याओयर के पैदा होने के पीछे का सच है। युन चिंगहोंग ने समझाया कि दुश्मनों से बचने के बाद उनके पास फ्लोटिंग क्लाउड सिटी वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो बुरी तरह जख्मी थे और उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर वो पकड़े जाते तो स्याओइंग के पूरे परिवार पर मुसीबत आ जाती। इसलिए उन्हें जिंदा रहकर स्याओइंग के बच्चे की रक्षक बनना पड़ा। युन चिंगहोंग बताते हैं कि उनके युन फैमिली के पास एक सीक्रेट स्पेशल डिवाइस था। उसकी पावर 3 महीने बाद वापस आई, जिससे वो इल्यूजरी डीमन रेल्म लौट आए। युन चिंगहोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक हल्की आवाज में जवाब देते हैं, मैं तो फिर भी सह लेता हूं। मुझे अपने भाई शाओयिंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन यूरू, वो पिछले 20 सालों से हर दिन और हर रात अपने बच्चे को याद करती है। वो अक्सर नींद में रोते हुए उठ जाती है। वो चिंता करती है कि हमारा बेटा ठीक है या नहीं, और क्योंकि उसके प्रोफाउंड वेन्स नष्ट थे, उसे बुली तो नहीं किया जा रहा होगा। ये उसका दुख है जो उसे तोड़ रहा है। रात तक युन चिंगहोंग के शरीर से जड़ निकालने का प्रोसेस पूरा हो चुका था। अपने पेरेंट्स को गहरी नींद में सोता छोड़कर युनचे आंगन में आ खड़ा हुआ और रात के आसमान को देखने लगा। जैस्मिन एक साफ आवाज में पूछती है, तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम ही उनके असली बेटे हो? तुम्हारे पास प्रोफाउंड हैंडल से लेकर मिरर ऑफ समसारा तक इसे साबित करने के कई तरीके हैं। युनचे शांति से सामने देखते हुए कहता है, अभी सही वक्त नहीं आया है। जब किस्मत ने मुझे यहां लाकर मेरे असली मम्मी पापा से मिलवा ही दिया है, तो मैं जरूर वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। दादा ने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ वेन काट दी थी। मेरी ये जिंदगी उनकी दी हुई है और मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जैस्मिन की आवाज में नफरत भरी थी। हम्फ, ये बस इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्रोटेक्ट करने के लायक हैं। इस दुनिया में सभी पारिवारिक रिश्ते इतने परफेक्ट नहीं होते। जैस्मिन की आवाज में इतनी गहरी नफरत थी कि युनचे के पास शब्द नहीं बचे। उसने पूछा, जैस्मिन, तुमने बताया था कि तुम अपने बड़े भाई और मां से बहुत प्यार करती थी, तो तुम्हारे कहने का मतलब? जैस्मिन ठंडी हंसी हंसते हुए बोलती है, बिग ब्रदर और मां मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, लेकिन वो दोनों अब मर चुके हैं। और जहां तक उस इंसान की बात है जिसे मुझे रॉयल फादर कहने पर मजबूर किया जाता है, एक दिन मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। यह कहते ही जैस्मिन से एक हड्डियां कपा देने वाला किलिंग इंटेंट निकला, जिसने युनचे के शरीर को एक पल में जमा दिया। रॉयल फादर, यह उसके पापा के लिए था, लेकिन उसके जिक्र के साथ आई नफरत और किलिंग इंटेंट हैरान करने वाली थी। उस दिन के बाद से युनचे युन फैमिली के साथ ही रहने लगा। उसने अपनी पूरी एनर्जी युन चिंगहोंग और मू यूरू को ठीक करने में लगा दी। सिर्फ 5 दिन के ट्रीटमेंट में उनके शरीर से कोल्ड पॉइजन पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद उनके मेरिडियंस, प्रोफाउंड वेन्स और शरीर को रिकवर करने का समय शुरू हुआ। ग्रेट वे ऑफ द बुधा और युनचे के मेडिकल स्किल्स के चमत्कारी असर से वो दोनों एक ऐसी स्पीड से ठीक हो रहे थे जिसे देखकर लगता था कि वो कोई सपना देख रहे हैं। 10 दिन में युन चिंगहोंग आराम से चलने लगे और 15वें दिन तक उनके प्रोफाउंड वेन्स इतने ठीक हो गए कि वो प्रोफाउंड फ्लोटिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर पाए। युनचे के युन फैमिली में रहने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब लोगों को पता चला कि उसका प्रोफाउंड लेवल सिर्फ स्काई प्रोफाउंड रेल्म पर है, तो सबने उसे इग्नोर कर दिया। पूरा परिवार आने वाले फैमिली कॉम्पिटिशन और लिटिल डीमन एम्प्रेस की 100 ईयर रेन सेरेमनी की तैयारी में लगा हुआ था। इस तरह 1 महीना शांति से बीत गया। युन चिंगहोंग और मू यूरू के मेरिडियंस और प्रोफाउंड वेन्स लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उन्होंने चुपके से अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी रिकवर करना शुरू कर दिया था। अब युनचे को उनकी चिंता नहीं थी, इसलिए उसने युनशाओ से एक ट्रेनिंग रूम मांगा और अपना सारा खाली समय अपनी खुद की पावर बढ़ाने में लगाने लगा। रात होते ही युनचे ने ट्रेनिंग रूम में फ्रोजन एंड इल्यूजरी मिरर फैला दिया ताकि बाहर कोई आवाज न जाए। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा है, उसने स्काई पॉइजन पर्ल से एक जेड स्क्रोल निकाला। उस पर 3 शब्द खुदे हुए थे, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। यह वही स्किल था जो हुआ मिंगहाई ने उसे दिया था। उस वक्त युनचे ने इसे नहीं खोला था, लेकिन अब जब वो एक नई दुनिया में था, उसके पास इस पावरफुल मूवमेंट स्किल को न सीखने का कोई कारण नहीं था। जब युनचे ने प्रोफाउंड आर्ट को पढ़ना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा था हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग, दूसरा हिस्सा था एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक अल्टीमेट मूवमेंट स्किल था, लेकिन हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग को देखकर युनचे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह एक बेहद पावरफुल प्रोफाउंड कंसीलमेंट स्किल था। इससे यूजर न सिर्फ अपनी प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा को छुपा सकता था, बल्कि उसे कमजोर भी दिखा सकता था।
इसके पीक पर पहुंचने के बाद यूजर अपनी मौजूदगी को पूरी तरह से गायब कर सकता था, इतना कि उससे ज्यादा स्ट्रांग लोग भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। हुआ मिंगहाई डिवाइन फीनिक्स सेक्ट में इतने सारे ओवरलॉर्ड्स और थ्रोन्स के बीच सिर्फ इसी स्किल की वजह से घुस पाया था। युनचे ने तुरंत हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग के प्रोफाउंड फॉर्मूला को समझना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 घंटे में ही उसने इस स्किल में शुरुआती महारत हासिल कर ली और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। लगभग 6 घंटे की प्रैक्टिस के बाद युनचे ने अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ ऑरा को अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के मिडिल स्टेज तक गिरा दिया था। अब उसने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में चिल्लाया, होंगर बाहर आओ। एक लाल रोशनी के झटके के साथ विशाल हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर सोर्ड उसके हाथ में आ गई। उसके जबरदस्त वजन से युनचे की बांह नीचे झुक गई और उसके पैर जमीन में धंस गए। ड्रैगन फॉल्ट को निगलने के बाद इस तलवार का वजन बहुत बढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से युनचे ने तलवार को संभाला और उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी। समय तेजी से बीतता गया और एक और महीना गुजर गया। इस दौरान युनचे के पेरेंट्स पूरी तरह ठीक हो गए और युनचे ने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग की प्रैक्टिस जारी रखी। आज रात युनचे ने प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि एक अच्छी नींद ली। जब वो सुबह उठा तो उसे युन फैमिली में हलचल की आवाजें सुनाई देने लगी थी, क्योंकि आज युन फैमिली के फैमिली कंपटीशन का दिन था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।